चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसपी में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करें ना। एसपी का हमारा फोर्थ चैप्टर है मेंबरशिप। मेंबरशिप के बारे में, कंपनी की मेंबरशिप के बारे में इस चैप्टर में समझना है कि कंपनी के मेंबर्स कौन कहलाते हैं, ये मेंबरशिप कैसे मिलती है, क्या होता है इसके अंदर, उसके बारे में इस चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले तो ये समझें कि कंपनी के मेंबर्स कहलाते कौन है, कौन कंपनी के मेंबर्स हुए। जनरली हम ऐसा मानते हैं कि जिसने कंपनी के शेयर्स खरीदे हो ना, वो कंपनी के मेंबर्स कहलाते हैं। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये पूरी बात नहीं है। जिसने कंपनी के शेयर्स खरीदे हो वो कंपनी के मेंबर कहला सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो एक्चुअली कौन कंपनी के मेंबर्स कहला वो थोड़ा समझना है हमें। तो देखो, हमने आगे के स्टैंडर्ड में भी ये बात समझी थी कि जब कंपनी शुरू होती है, कंपनी अपना नेम जब गवर्नमेंट में रजिस्टर करवाती है, जब कंपनी का लाइसेंस तैयार होता है, तब कंपनी अपने पास दो डॉक्यूमेंट तैयार करवाती है। एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और दूसरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये दो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, 11th स्टैंडर्ड में इसके बारे में डिटेल में समझा था हमने। पर चलो ठीक है कि एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट तैयार होता है कि जिसमें कंपनी का रूल बुक होती है। भैया कंपनी की रूल बुक है, सिंपल अगर कहो तो। कंपनी शुरू हो रही है तब से लेकर कंपनी का डिसॉल्यूशन हो रहा है, कंपनी बंद हो रही है, तब तक की सभी बातें उसके अंदर लिखी गई होती है कि अगर कोई न्यू पार्टनर आ रहा है तो क्या होगा, बराबर ना, कि अगर जो है वो कंपनी में कोई और चेंजेस हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, कंपनी अगर बंद करनी है तो क्या होता है, ये सब चीजें उसके अंदर लिखा हुआ होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। और इसके अलावा दूसरा बनता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसके अंदर कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन होती है कि भाई कंपनी में कंपनी का नाम क्या है, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के मेंबर्स कौन कौन हैं। ये सब चीजें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक जो है वो छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में जो जो लोग साइन करते हैं ना, वही कंपनी के मेंबर्स कहलाते हैं। ये पहली बात। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ होता है, समझेंगे भी इस चैप्टर में उसके बारे में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ होता है और जो भी पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है वो कंपनी का मेंबर कहलाता है। ये पहली बात याद रखना। सेकंड थिंग, कंपनी का मेंबर वो कहलाता है कि जिसे कंपनी के कुछ राइट्स मिले हुए हो और इसके साथ साथ कंपनी के लिए उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो, बराबर। जो कंपनी के लिए अपने राइट्स एंजॉय करता हो और साथ में अपनी ड्यूटीज भी निभाता हो, वो कंपनी का मेंबर कहलाता है, बराबर ना। ये चीज याद रखना। कंपनी के क्लियर मेंबर वही कहलाते हैं जिसे कंपनी रिलेटेड कुछ राइट्स मिले हुए हो और साथ में कंपनी के रिलेटेड कुछ ड्यूटीज भी हो, कुछ जवाबदारी के मुझे भी कंपनी के लिए ऐसा कुछ करना है, वही कंपनी के मेंबर्स कहलाएंगे। क्या करना होता है, कैसे राइट्स, कैसी ड्यूटीज, ये सब उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है, जो हम इस चैप्टर में थोड़ा सा समझेंगे भी, बराबर। तो सिंपल याद रखो, सिर्फ जिसने शेयर्स खरीदा है वही मेंबर्स नहीं है। जिसने उस डॉक्यूमेंट पे, उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है, जिसने एक्सेप्ट किया है कि हम कंपनी के ये राइट्स को एंजॉय करेंगे और साथ में ये ड्यूटीज फॉलो भी करेंगे हम, वही कंपनी के मेंबर्स कहला सकते हैं। इसलिए उसकी डेफिनेशन भी जो है वो सिंपल वे में आती है कि अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी अ मेंबर व्हेन हिज नेम इज रजिस्टर्ड बाय अ रिटन कंसेंट और थ्रू अ शेयर एप्लीकेशन। हाँ, ये ध्यान रखना कि अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी अ मेंबर, पर्सन मेंबर तभी कहलाता है व्हेन हिज नेम इज रजिस्टर्ड, कि जब उसका नाम जो है वो रजिस्टर होता हो, बराबर ना। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके बाद रजिस्टर ऑफ मेंबर एक तैयार होता है। कंपनी के पास एक अलग से जो है वो बुक तैयार होती है जिसे हम लोग कहते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर, कि भाई कौन कौन कंपनी के मेंबर हुए, किस किस ने एग्रीमेंट साइन किया है, वो उसका नाम उस रजिस्टर ऑफ मेंबर में इंक्लूड होता है। तो वो कंपनी के मेंबर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो कंपनी के मेंबर तब कहलाते हैं व्हेन हिज नेम इज रजिस्टर, जब उसका नाम रजिस्टर होता हो। कहाँ रजिस्टर होता हो, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में रजिस्टर होता हो। और रजिस्टर ऑफ मेंबर में कैसे रजिस्टर होता है, तो बाय रिटर्न कंसेंट। एक तो या तो रिटर्न कंसेंट से, रिटर्न कंसेंट मतलब कि जब कोई मेंबर खुद जो है वो ये एग्रीमेंट पे साइन करता है अपनी इच्छा से कि नहीं चलो ठीक है, मैं ये कंपनी का मेंबर बनने के लिए तैयार हूँ, मैं ये राइट्स को जो है वो एंजॉय करूंगा, ये ड्यूटीज फॉलो भी करूंगा। जब उसका मेंबर का खुद का रिटर्न कंसेंट हो, भले उसने शेयर्स नहीं खरीदे, पर सिर्फ अगर वो रिटर्न कंसेंट देता हो कि नहीं मैं इस कंपनी का मेंबर बनने के लिए तैयार हूँ, मैं सब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा, तो वो कंपनी का मेंबर कहलाएगा। या फिर और थ्रू शेयर एप्लीकेशन, हाँ, या तो शेयर एप्लीकेशन के थ्रू भी।
शेयर एप्लीकेशन की जो प्रोसेस होती है, होते है ना, कंपनी जब जो है वो पहली बार अपने शेयर इश्यू करती है, आईपीओ हम उसे कहते हैं, तो भाई एप्लीकेशन बहुत सारी आती है, फिर कंपनी कुछ लोगों को अलॉटमेंट देती है। ध्यान है ना, ये अकाउंट में भी हमने समझा है कि कुछ लोगों को अलॉटमेंट मिलता है कि चलो ठीक है कि आपके शेयर्स हमने मंजूर किए, अब आपको हम ये शेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपनी उन्हें शेयर्स देती है। और उसके बाद कंपनी जो है वो उनसे एक एग्रीमेंट साइन करवाती है कि देखो आपने शेयर्स तो खरीदे हैं, अब क्या आप कंपनी के मेंबर बन सकते हो या बनने के लिए तैयार हो, बरोबर। तो वो कंपनी के मेंबर्स होंगे। तो इसलिए कंपनी के मेंबर वो कहलाते हैं कि जब उसका नाम रजिस्टर होता हो, रजिस्टर ऑफ मेंबर में। कैसे रजिस्टर, या तो रिटर्न कंसेंट, बिना शेयर खरीदे डायरेक्टली अगर जो है वो एग्रीमेंट पे साइन किया हो, या फिर शेयर खरीद कर शेयर एप्लीकेशन के थ्रू एग्रीमेंट पे साइन किया हो। एक बात कहूँ तो आपको पहले पहले आपने ये भी समझा था कि शेयर्स भी दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, बरोबर ना। इसके अलावा भी शेयर्स के जो है वो टाइप्स या दूसरे का डिबेंचर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो इन शेयर्स में इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, वो ज्यादातर कंपनी के मेंबर्स बन सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो कंपनी के मेंबर बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, अगर उन्होंने एग्रीमेंट पे साइन किया तो वो कंपनी के मेंबर्स बन पाएंगे, तब तक नहीं, बरोबर। तो पहला एक ये कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर रखना कि कंपनी के मेंबर्स जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं सिर्फ वही मेंबर्स हैं, ऐसा नहीं है। जिन्होंने एग्रीमेंट पे साइन किया है कि हम कंपनी के राइट्स को एंजॉय करेंगे, साथ में ड्यूटीज को फॉलो करेंगे, वो कंपनी के मेंबर्स कहलाते हैं। क्लियर। इसलिए देखो हमारे चैप्टर में एक पॉइंट भी है कि भाई कौन जो है वो कंपनी के मेंबर्स और कौन कंपनी के शेयर होल्डर्स कहलाते हैं, इनके बीच में एक डिफरेंस भी है। एक ये भी समझाया हुआ है कि अ पर्सन में बी मेंबर बट नॉट अ शेयर होल्डर। ऐसे बहुत लोग होते हैं कि भाई जो कंपनी के मेंबर्स हैं पर वो शेयर होल्डर्स नहीं है, उनके पास शेयर्स नहीं है, फिर भी वो मेंबर्स कहलाते हैं। या ये भी सिचुएशन होती है, अ पर्सन में बी अ शेयर होल्डर बट नॉट अ मेंबर, कि कोई पर्सन शेयर होल्डर हो सकता है, उसने शेयर्स खरीदे हैं, पर वो मेंबर्स कहलाएंगे नहीं। तो क्या है इनमें डिफरेंस, वो भी पॉइंट समझे कि अ पर्सन में बी अ मेंबर बट नॉट अ शेयर होल्डर। कौन ऐसे लोग जो मेंबर्स कहलाते हैं पर वो शेयर होल्डर्स नहीं है, कि जैसे कि एक पॉइंट आता है हु हैज साइन एमओए। एमओए मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो मैंने बताया ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक एग्रीमेंट बना हुआ होता है कि जिन्होंने उस एग्रीमेंट पे साइन किया है बट नो शेयर्स, उन्होंने कोई शेयर्स नहीं खरीदे। कितनी बार होता है ना, कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ मैनेजर्स होते हैं, कुछ जो है वो ऑनर के रिश्तेदार होते हैं, कुछ जो ऑनर है कंपनी के उसके कुछ रिश्तेदार फ्रेंड्स हुए, कि जो कंपनी का मेंबर बनने के लिए तैयार हैं, उन्होंने एग्रीमेंट पे साइन किया है पर उन्होंने कोई शेयर्स खरीदे नहीं है, तो वो भी कंपनी के मेंबर्स कहलाएंगे। इसलिए तो पहले ही बोला कि जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं वही मेंबर नहीं है, जिन्होंने एग्रीमेंट पे साइन किया है वो मेंबर्स कहलाते हैं। तो ऐसे बहुत लोग कि जिन्होंने साइंड एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके एग्रीमेंट पे साइन किया है बट उन्होंने कोई शेयर्स नहीं खरीदे, तो वो मेंबर्स हैं पर शेयर होल्डर नहीं है, बराबर। या फिर हु हैज गिवन गारंटी बट नो शेयर्स। ऐसी कंपनीज होती है ना, जो होती है ना कि भाई गारंटीड बाय कैपिटल या गारंटीड बाय जो है वो लिमिटेड कंपनीज, होते हैं कि नहीं, ऐसा ऐसा हमने आगे के स्टैंडर्ड में भी समझा है कि कुछ कंपनी जो लिमिटेड कंपनी कहलाती है वो गारंटी पे चलती है कि अगर कंपनी का डिसॉल्यूशन हो गया, कंपनी बंद हो रही है, तो हम इतने पैसे देने को तैयार हैं, इतनी गारंटी कि हम इतने पैसे देंगे, उससे ज्यादा नहीं, बरोबर ना। तो ये गारंटी कौन देता है पता है, ये कंपनी के मेंबर ही गारंटी देते हैं। यही तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है ना, पहले बताया ना, जो एग्रीमेंट साइन होता है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि हम कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी आती है कि अगर कंपनी बंद हो रही है, डिसॉल्यूशन हो रहा है, तब उस वक्त अगर कुछ लॉस हुआ तो हम इतने पैसे देने को तैयार हैं, वो मेंबर ही देगा और कोई नहीं। मैंने अगर रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे, बाय चांस अगर वो कंपनी बंद हो रही है, तो मैं थोड़ी कोई उनके क्रेडिटर्स को जाके पैसे देने वाला हूँ कि नहीं भाई कंपनी बंद हो रही है तो मेरी जवाबदारी है कि मैं उसे पैसे दूं। अगर मैंने रिलायंस कंपनी के मेंबरशिप पे साइन किया है, एग्रीमेंट पे साइन किया है, मैं उसका मेंबर बनता हूँ, तो मेरी जवाबदारी बनती है कि अगर कंपनी बंद हो रही है ना, तो मैं उनको पैसे दूंगा, जो भी एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो उसके हिसाब से, बरोबर। इसीलिए कि भले कोई पर्सन ने कोई भी शेयर्स न खरीदे हो, पर फिर भी उसने गारंटी दी गई हो, उसने गारंटी दी हो कि कंपनी के बंद होगा तो मैं इतने पैसे दूंगा, तो भी वो कंपनी का मेंबर कहलाएगा, बरोबर। या फिर
कि शेयर ट्रांसफर्ड बट नॉट डिलीटेड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। हाँ, ये होता है कि देखो कोई एक पर्सन, समझना सिचुएशन कि सपोज मैंने जो है वो शेयर्स भी खरीदे हैं और कंपनी की मेंबरशिप के एग्रीमेंट पे साइन भी किया है, मतलब मैं शेयर होल्डर भी हूँ और साथ में मेंबर भी हूँ। दोनों बात अलग अलग हो गई ना भाई। मेंबर तभी बनता है, फिर से बोल रहा हूँ बात, मेंबर तभी बनता है कि जब उसने एग्रीमेंट पे साइन किया हो। अब सपोज मैंने शेयर्स भी खरीदे हैं और एग्रीमेंट पे साइन भी किया है, मतलब मैं शेयर होल्डर भी हूँ और मेंबर भी हूँ, मुझे मेंबरशिप भी मिली हुई है, बराबर। अच्छा, अब मैं शेयर होल्डर और मेंबर दोनों हूँ, तो उसमें से अगर मैंने अपने शेयर्स किसी और को बेच दिए तो मतलब शेयर होल्डर में से मेरा नाम कट हो गया, पर जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स हैं उसमें से मैंने अपना नाम डिलीट नहीं करवाया है। मतलब मेंबरशिप मेरे पास है, शेयर्स भले ही मैंने बेच दिए हो या ट्रांसफर कर दिए हो, बरोबर, तो भी मैं कंपनी का मेंबर्स कहलाऊंगा, है ना। अब मैं कंपनी का शेयर होल्डर नहीं, पर मैं कंपनी का मेंबर जरूर कहला सकता हूँ। अरे बात समझ नहीं, ये सिचुएशन यहाँ पे आते हैं ना, पर्सन में बी अ मेंबर बट नॉट अ शेयर होल्डर। इस सिचुएशन में कि व्हेन शेयर ट्रांसफर्ड बट नॉट डिलीटेड फ्रॉम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, कि भले अगर शेयर ट्रांसफर कर दिए गए हो तो अब मैं शेयर होल्डर नहीं कहलाऊंगा, बट रजिस्टर ऑफ मेंबर में से मेरा नाम डिलीट नहीं हुआ, मतलब कंपनी के लिए अभी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ जवाबदारी हैं, भले मैंने शेयर्स बेच दिए हो तो भी मैं कंपनी का मेंबर कहला सकता हूँ। अरे बात ध्यान, यहाँ सिचुएशन ऐसी भी आती है कि कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। हाँ, ऐसी बहुत कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी कहलाती है, कि जो अपना कैपिटल पब्लिक से कलेक्ट नहीं करती। ये डिफरेंस ध्यान है ना, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी वो कहलाती है कि जिसने अपना कैपिटल पब्लिक से लिया हुआ हो थ्रू शेयर्स, शेयर्स के थ्रू पब्लिक से पैसे लिए हैं तो वो पब्लिक कंपनी कहलाती है। और प्राइवेट कंपनी के जिन्होंने अपना कैपिटल शेयर्स के थ्रू या पब्लिक के थ्रू कलेक्ट नहीं किया हुआ तो वो प्राइवेट कंपनी है। अच्छा, अब जो प्राइवेट कंपनी है कि जिन्होंने शेयर्स इश्यू ही नहीं किए हैं, कोई भी शेयर के थ्रू पैसे ही नहीं लिए हैं, तो क्या इसका मतलब उसमें कोई मेंबर ही नहीं होगा? ऐसे थोड़ी, बराबर ना। कि ऐसी बहुत कंपनीज हैं कि जिन्होंने शेयर इश्यू ही नहीं किए एक भी, पर फिर भी जिसने भी उसके एग्रीमेंट पे साइन किया है वो उसका मेंबर तो कहलाएगा ना। बता रही है ना समझ में? तो ऐसी बहुत सिचुएशन है कि जिसमें पर्सन मेंबर कहला सकता है पर शेयर होल्डर नहीं। अरे बात ध्यान, और दूसरी सिचुएशन अगर कहें कि अ पर्सन मे बी अ शेयर होल्डर बट नॉट अ मेंबर। कौन सी सिचुएशन में पर्सन शेयर होल्डर कहलाता है पर वो मेंबर नहीं है? ये तो जैसे पहले भी बताया और वही बात है कि परचेज शेयर बट नॉट इन अ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, कि उसने शेयर्स खरीदे हो पर उसने एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया है, तो मतलब उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा हुआ नहीं है। मतलब पर्सन ने शेयर्स जरूर खरीदे, पर मैंने बताया ना मेंबर बनने के लिए एक एग्रीमेंट पे साइन करना होता है। तो पर्सन ने शेयर्स खरीदे हैं पर एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया है, तो वो शेयर होल्डर कहलाएगा पर वो मेंबर नहीं कहलाएगा। या फिर इन केस ऑफ डेथ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज शेयर होल्डर बट नॉट अ मेंबर। हाँ, ये भी सिचुएशन है कि अब समझना ये बात को, कि वही बात कि सपोज कि मैंने कंपनी के शेयर्स भी खरीदे हैं और एग्रीमेंट पे भी साइन किया है, मतलब वही बात कि मैं कंपनी का शेयर होल्डर भी हूँ और मैं कंपनी का मेंबर भी हूँ। अब बाय चांस अगर मेरी डेथ हो गई तो जो मेरे शेयर्स है ना वो मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेंगे, जिसमें जिसका भी मैंने नॉमिनी में नेम लिखा हुआ हो, कि सपोज मेरे बाद जो है वो मेरे दोस्त को, मेरे घर वालों को, कि भाई वो शेयर्स उसके नाम पे ट्रांसफर होंगे। अरे बात समझ में? तो अगर सपोज मेरी डेथ हो गई तो जो शेयर होल्डर्स के शेयर्स हैं, मतलब मेरे जो शेयर्स हैं, वो मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब मेरे बाद मेरे फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स को ट्रांसफर होंगे, पर मेरी मेंबरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। मेंबरशिप ट्रांसफर करने के लिए मेरे फ्रेंड को या मेरे घर वालों को फिर से एक नया एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, तो अब मेरे बाद वो उसके मेंबर कहलाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि भाई शेयर होल्डर्स के थ्रू शेयर्स वो डायरेक्टली किसी और को ट्रांसफर हो जाते हैं अगर पर्सन की डेथ हो गई तो, पर मेंबरशिप डायरेक्टली ट्रांसफर होती नहीं है। इसीलिए इन केस ऑफ डेथ, कि अगर डेथ हो रही है तो फिर जो शेयर्स हैं वो दूसरे को ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब नया पर्सन शेयर होल्डर बन जाएगा। मेरी डेथ हो गई तो मेरे बाद जो भी हुआ, मेरे घर वाले, मेरे फ्रेंड्स, वो शेयर होल्डर जरूर बनेंगे कि अब शेयर्स उनके नाम पे, पर मेंबरशिप उसके नाम पे ट्रांसफर होगी नहीं, वो मेंबर्स नहीं बनेंगे। समझ आ रही है ना बात? इसलिए इस सिचुएशन में भी वो शेयर होल्डर्स कहलाएगा नया पर्सन, पर वो मेंबर कहलाएगा नहीं।
हाँ, अगर फिर से जो है वो उस पर्सन ने भी नया एग्रीमेंट पे साइन किया है तो वो मेंबर बन सकता है, तब तक नहीं। ठीक है, तो ये सिचुएशंस भी याद रखना कि पर्सन शेयर होल्डर कहलाता है पर वो मेंबर नहीं कहलाता इन केसेस में। ठीक है, तो एक क्लियर, पहला तो चलो ये क्लियर हुआ ना कि मेंबर कौन कौन बन सकता है या कौन मेंबर कहलाता है। अब हमारा दूसरा टॉपिक भी उसी के ही ऊपर आता है कि हु कैन एक्वायर मेंबरशिप, कौन मेंबरशिप ले सकता है, कौन कौन कंपनी का मेंबर बन सकता है, उसके बारे में समझे। यहाँ पे समझाया ही हमने, पर फिर भी कुछ पॉइंट वाइज कि कंपनी का मेंबर कौन बन सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो वही क्या, लिविंग पर्सन, कोई भी लिविंग पर्सन जिसने कंपनी के शेयर्स खरीदे हो या न खरीदे हो, पर कंपनी के एग्रीमेंट को अगर साइन किया हो, भले शेयर्स खरीद कर या ऐसे ही, अगर उसने कंपनी के एग्रीमेंट पे साइन किया है तो वो कंपनी का मेंबर बन सकता है कोई भी। कि अगर हम भी हैं और मुझे जो है वो अगर इच्छा हो रहा है कि नहीं मुझे टाटा कंपनी का मेंबर बनना है, उसकी मेंबरशिप खरीदनी है, तो खरीद सकते हैं। जो भी उसका एग्रीमेंट हो, जो भी उसके रूल्स रेगुलेशंस हो, वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके उसके एग्रीमेंट पे साइन करके हम उसके मेंबर बन सकते हैं। तो कोई भी लिविंग पर्सन वो कंपनी का मेंबर बन सकता है। ठीक है, इसमें कोई तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं आता। हाँ, सिर्फ अगर कोई पर्सन की डेथ हो जाती है, तो जैसे यहाँ पे भी बताया कि अगर पर्सन की डेथ हो गई तो उसके बाद ऐसा नहीं कि उसके घर वाले या उसका कोई दोस्त वो मेंबर बन जाएगा, वो सिचुएशन नहीं हो सकती। ठीक है ना, या फिर कोई भी क्रिमिनल हो, कोई भी जो है वो अनसाउंड पर्सन हो, कोई भी इंसॉल्वेंट पर्सन हो, वो पर्सन कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। ठीक है ना, कोई क्रिमिनल हो, कोई अनसाउंड, मतलब कि भाई सपोज वो मेंटली जो है वो ठीक नहीं है, बराबर, फिजिकली भले ही जो भी हो, पर मेंटल अगर वो ठीक नहीं है मेंटली, तो वो पर्सन कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है। या तो फिर कोई भी इंसॉल्वेंट पर्सन, कि जिसने बैंक, जिसको बैंक ने बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया है। होता है ना भाई, जो कोई बैंक के पैसे लेकर भाग गया हो तो बैंक उसको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देती है कि ये इंसॉल्वेंट पर्सन है, तो वो पर्सन कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है। या कोई भी माइनर पर्सन जो छोटी एज का हो, ठीक है ना, हाँ माइनर पर्सन कुछ हद तक जो है वो कुछ एग्रीमेंट के थ्रू मेंबर बन सकते हैं, पर एक एज के बाद, बराबर। तो कोई भी अनसाउंड पर्सन, क्रिमिनल या इंसॉल्वेंट पर्सन मेंबर नहीं बन सकता। बाकी कोई भी लिविंग पर्सन हो वो कंपनी का मेंबर बन सकता है एग्रीमेंट पे साइन करके। अरे ना बात ध्यान। या दूसरा कौन मेंबर बन सकता है, तो पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। हाँ, पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, ध्यान देना कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो कोई लीगल पर्सन नहीं कहलाता। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, कंपनी है ना, वो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन कहलाती है, पर पार्टनरशिप फर्म नहीं। पार्टनरशिप फर्म आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है। तो जो पूरा फर्म है, पार्टनरशिप पूरा बिजनेस है, वो पूरा बिजनेस मेंबर बन सकता नहीं है। हाँ, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो पार्टनर्स हैं उनमें से कोई अगर जो है वो कंपनी के एग्रीमेंट पे साइन करता है तो वो उसका मेंबर बन सकता है। पूरा बिजनेस मेंबर नहीं बन सकता पार्टनरशिप का। उसके अंदर जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स कोई मेंबर बन सकते हैं अगर उन्होंने एग्रीमेंट पे साइन किया हो तो। ठीक है, तो पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, ध्यान देना, पूरा पार्टनरशिप फर्म नहीं, पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, बराबर। बिजनेस के पार्टनर्स कोई भी हैं वो मेंबर बन सकते हैं, पूरा बिजनेस मेंबर नहीं बन सकता। या इसमें भी वैसे ही कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो HUF बिजनेस आता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें होता है ना कि भाई कोई एक पूरी फैमिली, एक फैमिली के अंदर ही अगर सपोज 4-5 भाई हैं, वो सब मिलकर ही बिजनेस चला रहे हैं और जनरेशन टू जनरेशन वो बिजनेस चलता आ रहा है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी अगर वो बिजनेस चलता ही आ रहा है तो उसे हम HUF बिजनेस कहते हैं ना। तो ये भी पूरा बिजनेस वो एक लीगल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन नहीं कहलाता, इसलिए पूरा बिजनेस कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। हाँ, उस बिजनेस के अंदर जो करता हुए, करता मतलब कि उस बिजनेस के हेड, HUF के जो हेड कहलाते हैं, बराबर ना, कि जो पूरे HUF पूरे जो है वो बिजनेस को हैंडल करते हैं, वो करता कोई दूसरी कंपनी के मेंबरशिप एग्रीमेंट पे साइन करके उसके मेंबर्स बन सकते हैं, बराबर। इसमें भी वही बात पार्टनरशिप की तरह कि HUF पूरा बिजनेस मेंबर नहीं बन सकता, पर बिजनेस के जो कर्ता हैं, जो हेड हैं, वो मेंबर बन सकते हैं एग्रीमेंट पे साइन करके, बरोबर। या दूसरा कोई भी ट्रस्ट है। हाँ, ट्रस्ट एक आर्टिफिशियल पर्सन कहलाता है, न्यू कंपनी एक्ट के हिसाब से ट्रस्ट है ना एक आर्टिफिशियल पर्सन कहलाता है। इसलिए पूरा एक ट्रस्ट, पूरा ही ट्रस्ट वो कंपनी का मेंबर बन सकता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है। ये डिफरेंस आपको पहले आता था, फिर से हम लोग एक बार कभी बात करेंगे इसमें।
पूरा पार्टनरशिप का बिजनेस वो आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, वो पूरा बिजनेस मेंबर नहीं बन सकता। HUF भी आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, वो पूरा ही बिजनेस मेंबर नहीं बन सकता। ट्रस्ट वो आर्टिफिशियल पर्सन कहलाता है, इसलिए कोई पूरा ट्रस्ट वो कंपनी का मेंबर बन सकता है। बराबर, वैसे ही कंपनी के एग्रीमेंट पे साइन करके पूरा ट्रस्ट एक मेंबर बन सकता है उसका। या फिर फॉरेनर्स, हाँ, कोई भी फॉरेनर्स हो, बाहर के देश में रहने वाले, उसने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे हो, या डायरेक्टली भी कि वो कंपनी के मेंबर बन सकते हैं उसके एग्रीमेंट पे साइन करके। ठीक है ना, अगर कोई फॉरेनर है, उन्होंने आकर इंडिया की कंपनी के कोई शेयर्स खरीदे हैं, या डायरेक्टली भी ऐसे ही शेयर्स खरीद कर भी अगर कंपनी के एग्रीमेंट पे साइन किया है, तो वो कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। हाँ, पर फॉरेनर्स के लिए एक बात आती है कि सपोज कोई जो है वो इंग्लैंड का कोई पर्सन है, उसने इंडिया की कंपनी के शेयर्स खरीदे और एग्रीमेंट पे साइन किया, वो यहाँ का मेंबर बना है, बराबर। लेकिन बाय चांस कोई भी रीजन से अगर इंडिया और इंग्लैंड के बीच में कोई वॉर हो रहा है, वॉर जैसे सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो यहाँ की कंपनी उसको राइट है कि भाई वो उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर सकती है, बराबर। कोई फॉरेनर्स हैं, जो भी कंट्री का हो, अगर हमारा उस कंट्री के साथ कोई भी वॉर जैसी सिचुएशन आ जाती है, तो हम लोग उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर सकते हैं। ये राइट कंपनी के पास रहता है फॉरेनर्स के लिए, बराबर। बाकी ऐसी कोई सिचुएशन वॉर जैसी ना हो, तो वो हमेशा कंपनी का मेंबर बना रह सकता है। आ रही ना बात ध्यान। यहाँ दूसरा, जॉइंट होल्डर्स ऑफ शेयर्स। हाँ, कितनी बार होता है ना कि कंपनी के शेयर्स जो हैं वो जॉइंटली परचेज किए जाते हैं। मतलब कि सपोज मैं और मेरा फ्रेंड, उन दोनों ने मिलकर कोई कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो जो कंपनी के शेयर्स पे नेम होगा ना, उसमें दोनों का होगा, बराबर ना, जॉइंट नेम होगा उसमें। ये कितनी बार होता है ना भाई, हस्बैंड वाइफ हुए कि उन्होंने मिलकर जो है वो कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो कंपनी के शेयर्स पे दोनों का नाम होता है। और अगर उन्होंने ही कंपनी के मेंबर के एग्रीमेंट पे भी साइन किया है, तो मेंबरशिप भी जॉइंटली मिल सकती है। जो रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम होता है ना, वो भी जॉइंटली हो सकता है, भाई मेरा और मेरे फ्रेंड का, या भाई हस्बैंड वाइफ का, उनका जॉइंटली नेम हो सकता है। तो कोई भी जॉइंट होल्डर्स ऑफ शेयर्स वो भी कंपनी के मेंबर बन सकते हैं साथ में। हाँ, पर कंपनी किसी के भी साथ कम्युनिकेशन करती है ना, सपोज मैं और मेरे फ्रेंड ने जो है वो जॉइंटली शेयर्स खरीदे और मेंबरशिप पे साइन भी की है मैंने, तो हम दोनों ही कंपनी के मेंबर्स कहलाए। पर उस एग्रीमेंट पे पहला जिसका नाम होगा ना, सपोज पहला नाम अगर मेरा है, तो कंपनी हमेशा फर्स्ट कम्युनिकेशन मेरे साथ ही करेगी। कुछ भी बात हुई, कोई भी तरह की सिचुएशन हुई, तो वो मेरे साथ ही कम्युनिकेशन करेंगे, मेरे फ्रेंड के साथ नहीं। जिसका भी पहले नाम लिखा हुआ होगा उसके साथ कम्युनिकेशन, बराबर ना। पर हाँ, दोनों ही कंपनी के मेंबर्स बन सकते हैं, दोनों को ही इक्वल राइट्स और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेगी। अरे बात ध्यान। या दूसरा, कंपनी, हाँ, कोई दूसरी कंपनी की मेंबर बन सकती है, बन सकता है ना। सपोज टाटा रिलायंस कंपनी है, तो टाटा कंपनी रिलायंस कंपनी के मेंबर बन सकती है, बात तो वही हुई। ठीक है ना, कि कंपनी भी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन कहलाती है। तो अगर उसने कोई दूसरी कंपनी के मेंबरशिप एग्रीमेंट पे साइन किया है, तो वो मेंबर बन सकती है। ठीक है ना, ये बात एक तो अकॉर्डिंग टू AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें लिखा हुआ होता है। जो मैंने पहले ही बताया ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी की रूल बुक होती है, कि जब कंपनी शुरू होती है उसी वक्त अगर रूल बुक में लिखा हुआ है कि कोई भी सिचुएशन में दूसरी कंपनी हमारी मेंबर बन सकती है, बराबर, तो फिर वो कंपनी मेंबर बन सकती है। पर अगर पहले ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ नहीं है कि नहीं भाई, हम कोई भी दूसरी कंपनी की मेंबरशिप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सपोज अगर मैंने कंपनी शुरू की और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जब मैंने तैयार करवाया स्टार्टिंग में ही, और उसमें मैंने लिख दिया रूल बुक में कि कोई भी दूसरी कंपनी हमारी मेंबरशिप नहीं खरीद सकती, तो कुछ भी हो जाए, कोई भी दूसरी कंपनी हमारा मेंबर नहीं बन सकती है। पर अगर मैंने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि नहीं भाई, दूसरी कंपनी भी हमारे मेंबर बन सकती है, ठीक है, तो हाँ ठीक है, कि अगर रिलायंस कंपनी को इच्छा हुई कि भाई उसे मेरी कंपनी के मेंबरशिप खरीदनी है, ठीक है ना, खरीदनी है भाई भाई शेयर्स के थ्रू या एग्रीमेंट पे साइन करके, तो वो रिलायंस कंपनी मेरी कंपनी की मेंबर बन सकती है, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है तो, बरोबर। यहाँ एक दूसरी स्पेशल सिचुएशन है सब्सिडियरी कंपनी। एक बात ध्यान रखना, आपको शायद ध्यान हो, पहले आपको आता था, पता है, सब्सिडियरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी कौन कहलाती है, कि जब कोई कंपनी ने दूसरी कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए हो, दूसरी कंपनी को पूरा ही अपने नाम पे कर लिया हो, तो वो कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाती है, बरोबर।
कि भाई कोई कंपनी ने दूसरी कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर्स अपने नाम पे कर लिए, तो ये होल्डिंग कंपनी हुई। सपोज रिलायंस कंपनी और टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी ने टाटा कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ ये तो, कि अगर रिलायंस कंपनी ने टाटा के 51 से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए, तो रिलायंस कंपनी होल्डिंग कंपनी हुई और टाटा कंपनी वो सब्सिडियरी कंपनी कहलाई। बराबर ना, ये होल्डिंग कंपनी कहलाई और ये सब्सिडियरी कंपनी। तो बात ऐसी आती है कि सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती। नहीं बन सकती ना, वो सब्सिडियरी कंपनी है, वो ऑलरेडी किसी और के हैंडल में है, तो वो उसकी मेंबर नहीं बन सकती है। जनरली नहीं बन सकते, पर हाँ कुछ सिचुएशन आते हैं, कुछ स्पेशल सिचुएशन, कि जब सब्सिडियरी कंपनी भी होल्डिंग कंपनी का मेंबर बन सकती है। कुछ स्पेशल सिचुएशन, कौन से सिचुएशन, जैसे कि एक सिचुएशन ये कि जब होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स खरीदे हो, उससे पहले ही कभी जो है वो सब्सिडियरी कंपनी ने उसकी मेंबरशिप खरीद ली हो। पॉसिबल है ना कि भाई टाटा कंपनी ने पहले ही रिलायंस कंपनी की मेंबरशिप खरीद ली थी बहुत साल पहले। अब सिचुएशन कुछ ऐसी आई है कि भाई रिलायंस कंपनी ने उसके जो है वो शेयर्स खरीद लिए, पर उसकी मेंबरशिप तो उसके पास है ही ना अभी भी। बात समझ रहे हो ना भाई, रिलायंस कंपनी अगर उसके शेयर्स खरीद रही है, क्यों कि सपोज टाटा कंपनी के पास पैसे कम पड़ गए या जो भी सिचुएशन आई, तो रिलायंस कंपनी ने उसके शेयर्स खरीद लिए। वो समझो अभी खरीदे 2024 में, लेकिन टाटा कंपनी ने 2020 में ही जो है वो रिलायंस की मेंबरशिप खरीदी थी, या कहो एग्रीमेंट पे साइन किया था। तो उसके बाद भले ही ये होल्डिंग कंपनी हो गई, पर वो ऑलरेडी मेंबर तो है ही ना 4 साल से। तब उस सिचुएशन में सब्सिडियरी कंपनी जो है वो मेंबर बन सकती है। या फिर ऐसा कि भाई सपोज जो होल्डिंग कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, उसके जो मेन ऑनर है, मेन हेड है, अगर बाय चांस उसकी डेथ हो जाती है, तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उसकी डेथ के बाद ये सब्सिडियरी कंपनी उसकी मेंबरशिप खरीद कर और वो जो है वो उसके ऑनर बन सकते हैं या उसके मेंबर के अकॉर्डिंग वर्क कर सकती है। अगर होल्डिंग कंपनी के हेड की डेथ हो जाती है, तो फिर सब्सिडियरी कंपनी उसकी मेंबरशिप खरीद सकती है। अरे बात ध्यान, या एक स्पेशल सिचुएशन में अगर होल्डिंग कंपनी जो है वो अलाउ करती है कि ठीक है आप मेंबरशिप खरीद सकते हो, तो ही सब्सिडियरी कंपनी उसकी मेंबरशिप खरीद सकती है। ठीक है, तो जनरली ऐसा आता है कि सब्सिडियरी कंपनी वो होल्डिंग कंपनी की मेंबरशिप नहीं खरीद सकती। बराबर, पर हाँ स्पेशल सिचुएशंस में पॉसिबल है, जनरली नहीं। ठीक है, तो सिंपल बात कहो तो हाँ कंपनी भी जो है वो दूसरी कंपनी की मेंबरशिप खरीद सकती है, ये पॉसिबल है। या फिर अदर इंस्टीट्यूशंस, कुछ अदर इंस्टीट्यूशन जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी दूसरी कंपनी की मेंबरशिप परचेज कर सकते हैं। मतलब वही कि दूसरी कंपनी के एग्रीमेंट पे साइन करके और उसका मेंबर बन सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ध्यान आ रहा है कि कौन कौन जो है वो कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। ध्यान में आ रहा है कंपनी के मेंबर कौन कहलाते हैं और कौन कंपनी के मेंबर बन सकते हैं, ये पॉइंट हमने समझा ना। अब कंपनी की मेंबरशिप खरीदनी कैसे है, मतलब कंपनी के मेंबर बनना कैसे है, उसके बारे में आगे के टॉपिक्स अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।